स्टेट कैंडिडेट्स, तेलंगाना स्टेट ने MBBS BDS कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ये जो MBBS BDS कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा यानी कि जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं उनके लिए स्टार्ट हुआ है, जो कि स्टार्ट होने वाला है 4 अगस्त से, यानी कि कल से। बट आज इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देख लेते हैं कि इसमें जो तेलंगाना स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं MBBS एंड BDS, उसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो कैटेगरी ए की सीट्स होती हैं, प्राइवेट, अनएडेड, नॉन माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, उनके लिए कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं उसमें आर्मी डेंटल कॉलेज हैदराबाद भी आता है। इसका जो कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है वो बाद में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएगा। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, देखिए इसमें इन्होंने मेंशन किया है क्लियरली, रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से स्टार्ट होगा 6 AM से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 6 PM तक। तो इसमें कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं और आपको अपने स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो अपलोड करनी है, यानी स्कैन करके अपलोड करना है। इसमें वेबसाइट बताई है tsmedadm.tschE.in। तो यहाँ पर जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट भी बाद में डिस्प्ले की जाएगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसमें कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो इंडियन नेशनल्स हैं या इंडियन ओरिजिन की उनकी स्टेटस है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको हम PIO कहते हैं, या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिन्हें हम OCI कहते हैं, OCI कार्ड होल्डर्स, PIO या OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं बट वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो लेकिन ये खाली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी जो स्टडी है वो तेलंगाना स्टेट से हुई है, यानी कि उनका जो 12th क्लास है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, वो उन्होंने तेलंगाना से पास आउट किया है। तो इसमें वही एलिजिबल होंगे, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए मैनेजमेंट कोटा होता है। तो आप मैनेजमेंट कोटा का जब स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में। OBC SC ST के 40% से कम नहीं होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स। और जो PWD कैटेगरी कैंडिडेट है उनके 45% से मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए। और EWS की कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी 50% से कम नहीं होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स। तो वो सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो कैंडिडेट्स की एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2024 तक उनकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। इसके बाद देखिए इसमें ये भी बताया गया है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो कितनी है। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फ़ी 3500 होगी जनरल एंड BC, यानी कि BC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए 2900 है इसकी फ़ी, और ये नॉन रिफंडेबल होगी। किसी भी केस में ये अमाउंट आपको वापस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो इसका प्रॉस्पेक्टस भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग एक बार प्रॉस्पेक्टस से भी गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो अमाउंट है आप इसको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, लाइक आपको नीट का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप SSC का जो मार्क्स शीट है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सर्टिफिकेट में आपका जो इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का जो मार्कशीट है
या कोई सर्टिफिकेट हो तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। और आपको स्टडी सर्टिफिकेट सारे 9 से लेके एसएससी तक के आपको इसमें अपलोड करने होंगे। और इंटरमीडिएट का भी आपको स्टडी सर्टिफिकेट जो है +2 का वो भी आपको अपलोड करना होगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा 2024-25 सेशन का, यानी कि उसमें लिखा होना चाहिए कि ये EWS सर्टिफिकेट जो है वो किस ईयर के लिए इशू किया गया है। तो 2024-25 ईयर उस पर मैंशन होना चाहिए। और वो या तो आप किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लाइक तहसीलदार से आप उसको बनवाएं, जो कि स्टेट ऑफ तेलंगाना के कोई भी तहसीलदार हो, उनसे आपको इशू करवाना है। लेटेस्ट आपकी पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट ये आपको देना होगा। NCC सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैप सर्टिफिकेट, PMC सर्टिफिकेट, एंग्लो इंडियन सर्टिफिकेट। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तेलंगाना स्टेट में 4 इयर्स के लिए स्टडी नहीं की है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उनको सबमिट करना होगा अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर द 4 इयर्स पीरियड के लिए। यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट की स्टडी तेलंगाना स्टेट में नहीं हुई है, आउटसाइड ऑफ तेलंगाना हुई है, लेकिन आपका जो रेजिडेंस है वो आप तेलंगाना का है, तो आपको 4 इयर्स का अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। और अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो उसका भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। आधार कार्ड, कैंडिडेट का लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक आप सिग्नेचर कहीं पर भी साइन करके उसका पिक्चर लेके उसको अपलोड करें। तो ये सारा चीज़ बताया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट आप नहीं अपलोड करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि अगर कैंडिडेट को जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको जब रिज़ल्ट आएगा, आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट ले जाना होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसका प्रिंट आउट ले जाना होगा, अलॉटमेंट लेटर, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कोई बॉन्ड्स एप्लीकेबल है तो वो, और इन्हीं सर्टिफिकेट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी होगी अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइनिंग के टाइम पर, ताकि आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो सके। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यही सारे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बताए गए हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब आपको देना होगा। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है फॉर्म को सबमिट करने में तो आपको कुछ टेक्निकल हेल्प के नंबर्स भी दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी दी गई है, वहाँ पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही पूरा इसमें डिटेल बताया गया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।